तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं और इधर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो आज हम उस एक ऐसे कमेटी और एक ऐसे कमीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी रिकमेंडेशंस आज के प्रोस्पेक्टिव में बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ज़्यादा उनसे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जस्टिस जीएस वर्मा समिति या वर्मा कमीशन। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है जीएस वर्मा समिति, कह लीजिए उसको। या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम वर्मा कमीशन भी कह सकते हैं। कई जगह पर इसको वर्मा कमीशन भी कहा जाता है। तो वर्मा कमीशन या जेएस वर्मा समिति का जो मेन एरिया है, यानी जो एरिया ऑफ वर्क है, वो है टीचर एजुकेशन। यानी अगर हम इस कमेटी के एरिया ऑफ वर्क की बात करें तो इसका एरिया ऑफ वर्क है टीचर एजुकेशन, यानी अध्यापक शिक्षा के बारे में इसने रिकमेंडेशंस दी हैं। और जैसा कि सभी कमीशंस या कमेटीज़ के साथ रहा है कि जिसकी प्रेसिडेंसी में या जिसकी चेयरमैनशिप में ये बनी है उसी के नाम से ये जानी जाती हैं। तो इसके जो इस कमीशन या कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो हैं जगदीश शरण वर्मा। और जगदीश शरण वर्मा इंडिया के 27th से जेआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के जो 27वें मुख्य न्यायाधीश थे जगदीश शरण वर्मा, उनकी अध्यक्षता में 2012 में एमएचआरडी ने एक कमेटी गठित की और जिसे टीचर एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशंस करने के लिए कहा। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें मिली। पहली चीज़ मिली कि जो वर्मा समिति या वर्मा कमीशन है, इसका गठन कब हुआ या ये किस कालखंड से संबंधित है, तो 2012 से संबंधित है। दूसरा, इस समिति का जो कार्यक्षेत्र था, यानी जो इस समिति ने अपनी संस्तुतियाँ दी, वो शिक्षा के किस क्षेत्र या शिक्षा के किस अनुभाग से संबंधित है, तो वो है अध्यापक शिक्षा से संबंधित। तीसरी बात यहाँ पर कि इसके जो चेयरमैन हैं या जो चेयरपर्सन है, वो चेयरपर्सन कौन है, तो वो है इंडिया के 27th से जीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस समिति का गठन किसने किया या इस कमेटी को या किस कमीशन को रिकमेंड किसने किया या इसका कॉन्स्टिट्यूशंस किसने किया, तो वो था एमएचआरडी यानी ह्यूमन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये एक जो वर्मा कमीशन है या जो वर्मा समिति है, इसमें जेएस वर्मा के साथ साथ 7 और भी सदस्य थे। तो ये एक 8 सदस्यीय आयोग है जिसने अध्यापक शिक्षा के बारे में रिकमेंडेशंस दी। नेक्स्ट, यहाँ पर इस कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का एक टाइटल है, तो वो टाइटल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस कमेटी ने या इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी एमएचआरडी को सबमिट की, उस रिपोर्ट का टाइटल भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो हम जरा उसका रिपोर्ट टाइटल देख लें। तो इस कमेटी या कमीशन का जो रिपोर्ट टाइटल है वो है विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी प्रोस्पेक्टिव।
रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, यानी गुणवत्ता एवं नियमन के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा का भारत में जो दृष्टिकोण है या जो विजन है उसके बारे में। तो इसका एक टाइटल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट की या वर्मा कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल क्या था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमीशन बने हैं जिनके रिपोर्ट्स टाइटल भी पूछे गए हैं, चाहे वो यशपाल समिति का लर्निंग विदाउट बर्डन रहा हो या आचार्य राम मूर्ति समिति का टीचर एंड सोसाइटी रहा हो। तो इसमें भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस कमेटी ने जो मेजर रिकमेंडेशंस की वो किस एरिया में की, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो इसके अब हमें मेजर रिकमेंडेशंस एरिया के बारे में बात करनी, यानी जो इसके अनुशंसाएं थी वो मुख्य किस क्षेत्र में थी। तो इस कमीशन ने अध्यापक शिक्षा के 4 क्षेत्रों में मुख्यतः अपनी संस्तुतियां दी। पहला, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ टीचर एजुकेशन को हम शॉर्ट में टी लिखेंगे। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन या यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। दूसरा, क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तीसरा है टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। और चौथा जो एरिया है वो है strengthening the functions of NCT, अर्थात ओवरऑल टीचर एजुकेशन को ये कमीशन कवर करता है, क्योंकि हम पहले ही कक्षाओं में ये जान चुके हैं कि जो इंडिया में टीचर एजुकेशन है वो टीचर एजुकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, दूसरी है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, जिसका जो क्लासिफिकेशन है वो कोठारी कमीशन ने 1964-66 में किया था। तो वो जो कोठारी कमीशन ने भारत में अध्यापक शिक्षा को 2 भागों में बांटा, एक पूर्व अध्यापक शिक्षा या पूर्व सेवा टीचर एजुकेशन या पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा और सेवारत अध्यापक शिक्षा। तो ये कमेटी दोनों के बारे में बात करती है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का संबंध पूरी सी पूरी जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर है, अर्थात जो टीचर्स को लेकर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एमएड हो, चाहे वो बीपीएड हो, बीएलएड हो, बीटीसी हो, ये जितने भी कोर्सेज चलते हैं या जितने भी टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के अंतर्गत कंसीडर होते हैं। इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मतलब जो ऐसे टीचर्स की जो जॉब में आ चुके हैं, यानी आफ्टर द ट्रेनिंग, जो लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर अपॉइंटमेंट हो चुके हैं या एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, उनका जो एक कैरियर ग्रोथ है, जो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो कॉन्टिन्यूअस बना रहे, इसके लिए वहाँ पर जो एजुकेशन चलाई जाती है उसको हम इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं। टीचर परफॉर्मेंस और टीचर जब ऑडिट की बात होती है तो यहाँ पर उसका मतलब है कि हम यहाँ पर टीचर अप्राइजल के बारे में बात कर रहे हैं या टीचर का असेसमेंट करना है कि वो टीचर अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है, वो टीचर अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। और एक लास्ट जो इनका रिकमेंडेशंस एरिया था वो था स्ट्रेंथिंग द फंक्शनिंग ऑफ एनसीटी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में टीचर एजुकेशन की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इस कमेटी ने एनसीटी को मजबूत करने के लिए, एनसीटी की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए भी कई सारे सुझाव दिए हैं। उनमें से कुछ सुझावों को आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो अब हम ये जो 4 मुख्य सुझाव क्षेत्र थे इस आयोग के या वर्मा आयोग के, हम उन 4 मुख्य सुझाव क्षेत्रों के एक क्षेत्र को लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस आयोग ने या इस समिति ने प्री सर्विस में सुधार हेतु या उसमें गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए क्या सुझाव दिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या सुझाव दिए, टीचर परफॉर्मेंस और टीचर ऑडिट के बारे में इनका क्या जो है ओपिनियन है, और एनसीटी में इन्होंने क्या सुधारात्मक जो है वो सुझाव दिए। तो हम लोग एक टॉपिक को लेते हैं यहाँ पर और उस एरिया के अंतर्गत जो उन्होंने सुधार बताए हैं उन सुधारों को हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारा था क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अब इसमें कई सारे पॉइंट निकल करके आते हैं, जरा हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो सबसे पहला सुझाव था प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में वर्मा कमीशन का, वो ये था कि चूंकि इंडिया में अगर हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें तो वो लगभग 1882 यानी जब हंटर कमीशन बना तो हंटर कमीशन से ही भारत में टीचर एजुकेशन जो है वो आ चुकी थी और नॉर्मल स्कूल खोले गए। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फॉर्मल रूप से अगर हम मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो टीचर एजुकेशन का ओरिजिन कब से होता है इंडिया के अंदर, तो फॉर्मल लेवल पर ऑफिशियल लेवल पर इंडिया में टीचर एजुकेशन का जो ओरिजिन होता है वो होता है 1882 हंटर आयोग से, 1882 के हंटर कमीशन से। लेकिन वो शिक्षा चलती रहती है एलिमेंट्री लेवल के लिए, फिर सेकेंडरी लेवल के लिए आते आते जो टीचर एजुकेशन के सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है जिसमें से एक बीएड प्रोग्राम है, और बीएड प्रोग्राम जो इंडिया में स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1932 से। यहाँ पर जो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनमें से इनको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस प्रारंभ होता है। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में आधुनिक भारत में औपचारिक रूप से अध्यापक शिक्षा का प्रादुर्भाव कब से हुआ, तो आप कहेंगे कि 1882 के हंटर आयोग से हुआ। दूसरा कमीशन है, चूंकि अध्यापक शिक्षा का सबसे जो लोकप्रिय प्रोग्राम है वो है बीएड, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बीएड प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई और किस विश्वविद्यालय से हुई। तो भारत में जो बीएड प्रोग्राम हुआ, यानी इंडिया के अंदर सर्वप्रथम जो बीएड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया 1932 में, यानी 1932 में आंध्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर 1932 ध्यान रखना है और आंध्रा विश्वविद्यालय, आंध्रा यूनिवर्सिटी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर तो बीएड आता है, लेकिन जब हम टीचर्स ट्रेनिंग के टीचर एजुकेटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एमएड प्रोग्राम का जिक्र आता है। और एमएड प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ भारत में वो 1936 में हुआ, और इसको सर्वप्रथम जो प्रारंभ करने वाला विश्वविद्यालय था वो था बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1936 में एमएड प्रोग्राम सर्वप्रथम जो है वो स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया। लेकिन अब वर्मा कमीशन ने अपनी जो शुरुआत की है रिकमेंडेशंस की वो वहीं से की है, यानी हंटर कमीशन से उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। और एक बात उन्होंने कही कि जो 1882 से टीचर एजुकेशन का भारत में सिनेरियो है वो केवल और केवल पेडागोजिकल ट्रेनिंग पर है, अर्थात जो हमारे आज के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो करिकुलम है उस करिकुलम में केवल और केवल जो जेनरिक मेथड ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग होते हैं, चाहे वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स हो, चाहे वो टीचिंग ऑफ साइंस हो, चाहे वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो, चाहे टीचिंग ऑफ एसएसटी हो, इस पर ही फोकस किया जा रहा है। और इस कमीशन ने कहा कि आप केवल और केवल पढ़ाने की विधियों से प्रशिक्षित कर देंगे शिक्षक को तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता जब तक कि उसको सब्जेक्ट नॉलेज ना हो। तो यहाँ पर इस कमीशन ने
ना केवल समस्या को रेखांकित किया, समस्या बताई, अपितु उसका सुझाव भी दिया। और उसने जो समस्या बताई वो ये बताई कि आज जो हमारी टीचर एजुकेशन है वो नॉलेज से आइसोलेट हो गई है, अर्थात टीचर के पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। हाँ, उसको नॉलेज डिलीवर करने की आर्ट तो पता है, लेकिन क्या नॉलेज डिलीवर करना है उसको नहीं पता। अर्थात हम यहाँ पर कंटेंट की जो है वो बात नहीं करते। हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में केवल टीचर्स को हम केवल टीचिंग मेथड्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसको नॉलेज नहीं दे रहे हैं सब्जेक्ट का। अब जिस व्यक्ति के पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा, भले ही उसको नॉलेज डिलीवरी का आर्ट पता हो, वो अपने स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो इस कमीशन ने सबसे पहली जो समस्या बताई वो ये बताई कि हमारे जो आधुनिक जो वर्तमान अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम है या जो कोर्सेज हैं वो ज्ञान से या विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग थलग हो गए हैं और केवल शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना मात्र उनका ध्येय रह गया है। इसलिए इस कमीशन ने कहा कि हमें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब दोनों चीज़ें लेकर के आनी पड़ेंगी, अर्थात हमें टीचर्स जो टीचिंग मेथड्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ अब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हमें सब्जेक्ट नॉलेज देने का भी जो है वो प्रावधान करना पड़ेगा। तो वो जो टीचर यानी जो टीचिंग मेथड बेस्ड हमारी टीचर एजुकेशन थी, अब उसको इन्होंने कहा कि उसको हम नॉलेज प्लस टीचिंग मेथड बेस्ड करेंगे। और एक तीसरा टर्म इन्होंने जोड़ा कि हम यहाँ पर फील्ड एक्सपीरियंस भी जोड़ेंगे। तो यानी जो पहले की हमारी अध्यापक शिक्षा थी वो केवल और केवल क्या थी, टीचिंग मेथड बेस्ड थी। यहाँ पर टीचिंग मेथड्स बेस्ड थी, केवल हम अपने बीएड के दौरान या बीटीसी के दौरान केवल टीचिंग मेथड्स के बारे में बताते थे। दूसरा, अब इन्होंने इसके साथ क्या जोड़ा, इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया सब्जेक्ट नॉलेज, यानी अब यहाँ पर विद्यार्थी को सब्जेक्ट नॉलेज भी दिया जाएगा, केवल विधियों का प्रशिक्षण नहीं। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने एक चीज जोड़ दी, फील्ड एक्सपीरियंस की बात की उन्होंने। फील्ड एक्सपीरियंस आप इसको इंटर्नशिप के फॉर्म में आप समझ सकते हैं आधुनिक शब्दों में, कि इन्होंने आज कल प्रोग्राम में इंटर्नशिप की बात होती है तो ये यहीं से आई है, इसी कमेटी के सिफारिश पर ही आई है यहाँ पर। तो अब ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो पहला जो इनका सुझाव था प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में, वो क्या निकल करके आया, इनका सुझाव था कि जो हमारे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम है वो जो केवल और केवल जेनरिक मेथड ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, अब ऐसा नहीं होगा। अब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान विद्यार्थी को शिक्षण विधियों का जो कौशल है या पढ़ाने के जो तमाम तरीके हैं, चाहे वो गणित पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो विज्ञान पढ़ाने का तरीका हो या किसी लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका हो, पढ़ाने के तरीके के साथ साथ अब हम उस विषय का भी ज्ञान देंगे। अर्थात अगर हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम टीचिंग मैथमेटिक्स का भी नॉलेज देंगे टीचर एजुकेशन के दौरान। अर्थात अब बीएड के दौरान मैथ भी पढ़ाई जाएगी और मैथ पढ़ाने का जो पेडोलॉजी है वो भी बताया जाएगा। अगर हम टीचिंग ऑफ साइंस की बात करते हैं तो अब स्टूडेंट को साइंस भी पढ़ाई जाएगी और टीचिंग ऑफ साइंस मेथड भी पढ़ाया जाएगा। तो जितने भी स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं, हर स्कूल सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड, बट उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी, यानी यहाँ पर कोर नॉलेज भी यहाँ पर हम देंगे उसको, और प्लस उसको अब फील्ड एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, अर्थात उसको इंटर्नशिप करानी पड़ेगी। वो महीने की, 2 महीने की, 3 महीने को उसको अब कोर्स के हिसाब से वो अलग अलग उनका क्राइटेरिया, उसके हिसाब से उसको वास्तविक अनुभव भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात की यहाँ पर। अगर हम इस पूरे डिस्कशन को एक कीवर्ड्स निकाल कर लाएं तो वर्मा कमीशन ने कहा एक कॉम्प्रिहेंसिव टीचर एजुकेशन करिकुलम की बात। और कॉम्प्रिहेंसिव टीचर एजुकेशन करिकुलम का मतलब है एक ऐसा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें टीचिंग सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड्स के साथ साथ स्टूडेंट को कोर सब्जेक्ट का नॉलेज भी दिया जाएगा, एज वेल एज उसको फील्ड एक्सपीरियंस भी जो है वो गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए, अब दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो यहीं से निकल करके आता है। जो दूसरा इस कमीशन ने सुझाव दिया, जब आप इस करिकुलम की बात करते हैं, इस कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो हमारा 2012 के पहले तक जो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम होते थे वो 1 ईयर प्रोग्राम होते थे।
चाहे वो बीएड प्रोग्राम रहा हो या एमएड प्रोग्राम रहा हो या बीपीएड रहा हो या एमपीएड रहा हो। टीचर एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सब 1 ईयर थे। और आप जानते हैं कि 1 ईयर में ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो इस कमीशन ने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने की बात की, और उसी ड्यूरेशन जो बढ़ाने का उनका प्रपोजल था, उसी से टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम जो है और उनका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो बढ़ गया। और दूसरा जो यहाँ से चीज़ निकल करके आई वो ये था कि इन्होंने ये सारी जब चीज़ें की तो यहाँ पर 2 तरीके के उन्होंने प्रोग्राम्स बात कर दिए। यहाँ पर एक तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात की यहाँ पर, यानी एकीकृत प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने कहा कि, और एक यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स की बात की। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स की बात, यानी परंपरागत। अब ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स को इन्होंने कर दिया 2 इयर्स प्रोग्राम। ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स की इन्होंने जो लिमिट निर्धारित की वो लिमिट निर्धारित की 2 इयर्स। और जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स थे उनकी जो ड्यूरेशन इन्होंने निर्धारित की वो थी 4 इयर्स। तो अब दूसरा जो इनका रिकमेंडेशंस निकल करके आता है कि इन्होंने 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की बात की। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है और उसमें बीएड 4 इयर्स प्रोग्राम की बात की जा रही है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का रिकमेंडेशन किसने किया, तो आप में से बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के इंट्रोडक्शंस की बात हो, इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जाए या इसके रिकमेंडेशंस की बात की जाए, तो वहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा वर्मा कमीशन का। इंडिया के अंदर 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम, जिसमें से ये 4 वर्षीय जो बीएड होगा इसमें यूजी प्लस बीएड यानी डिग्री आपको दी जाएगी यहाँ पर। वो यानी बीएड पहले यूजी पढ़ाएंगे, और वो यूजी कैसे पढ़ाएंगे, ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट नॉलेज देने की बात कही गई वो इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। इसलिए ये टीचर एजुकेशन में कि हम टीचिंग मेथड्स भी बच्चे को सिखा पाएँ, हम उसको फील्ड एक्सपीरियंस भी दे पाएँ, हम उसको सब्जेक्ट, यानी अब अगर वो बीएससी के साथ यानी बीएससी बीएड करेगा तो बीएससी में वो अपना साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेगा और प्लस टीचिंग पढ़ेगा और फील्ड एक्सपीरियंस लेगा। तो ये जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके वो बना क्यों या उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात की तो वो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम बिना इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो एनपीई 2020 ने रिकमेंडेशंस की है कि 2030 के बाद प्राइमरी सेक्शन में या एलिमेंट्री लेवल पर टीचर जो है एज ए टीचर अपॉइंटमेंट के लिए 4 जो ईयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो आने वाले समय में इस प्रोग्राम्स को नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या अभी तक इंडिया के अंदर 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ या अब 2020 के बाद शुरू होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने 2015 से ही 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा है। यहाँ पर अभी हायर एजुकेशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया के अंदर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन है, तो ध्यान रखें कि वो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पंजाब। तो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। एनपी 2020 केवल उसको एक्सपोजर कर रही है, उसको कंपलसरी बनाने की बात कर रही है कि अब जो है वो जो हमारे ट्रेडिशनल बीएड प्रोग्राम्स है हम उसको प्रिफर ना करके हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को ज़्यादा प्रिफर करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो करने वाला टीचर होगा वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट होगा, ज़्यादा कैपेबल होगा, क्योंकि उसको हमने सब्जेक्ट टीचिंग के साथ साथ हमने उसको सब्जेक्ट नॉलेज भी दिया है और पर्टिकुलर उसको फील्ड एक्सपीरियंस भी दिया है। इसलिए वो ज़्यादा सामर्थ्य और ज़्यादा पावरफुल टीचर बनेंगे या ज़्यादा क्वालिटेटिव टीचर्स मिलेंगे हमको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये आता है, चूँकि 2012 के पहले जो बीएड होता था वो 1 वर्षीय होता था
और एमएड भी जो है 1 वर्षीय होता था। आप जानते हैं 2015-16 से जो बीएड और एमएड है ये 2 वर्षीय हो गए। तो ये जो अनुशंसा है यानी 2012 में इस रिपोर्ट में 2 वर्षीय बीएड और एमएड पाठ्यक्रम की बात की गई थी और फिर सरकार को लागू करते करते पाठ्यक्रम बनाते बनाते 2-3 साल का वक्त लग गया। इसलिए 2012 के बाद की अनुशंसा के पश्चात 2015-16 से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर यूजीसी के पेपर में भी, नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो 2 वर्षीय बीएड एमएड पाठ्यक्रम है ये किसकी सिफारिश पर प्रारंभ हुए। तो ये प्रारंभ हुए वर्मा कमीशन की सिफारिश पर। तो यहाँ पर ये जो 2 वर्षीय है ये आफ्टर यूजी है और 4 इयर्स का जो बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो ये आफ्टर यूजी होगा यहाँ पर। और ये जो होगा ये होगा आफ्टर 12th, यानी ये कि आप 12वीं के बाद इसको आप कर सकते हैं, करेंगे बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को। तो अब दूसरा जो रिकमेंडेशन निकल करके आ रहा है, अगर हम उसमें रिकमेंडेशंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालें तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि इस कमेटी ने 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को जो है को इंट्रोड्यूस किया। इस कमेटी ने 2 इयर्स बीएड एमएड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया। तो 3 जो है मेजर रिकमेंड, एक तो पहला कॉम्प्रिहेंसिव टीचर एजुकेशन करिकुलम की बात हो गई, दूसरा 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात हो गई, तीसरा 2 इयर्स बीएड एमएड प्रोग्राम्स की बात हो गई आफ्टर द यूजी। चलिए नेक्स्ट जो एरिया ऑफ इनका सजेशन है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में, अगर हम उसमें बात करें कि तो सुझाव है, वो सुझाव है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज हो चाहे वो बीटीसी कॉलेज हो। इस कमेटी ने कहा कि प्रेजेंट टाइम में या जो करंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी से या हायर एजुकेशन से कट गए हैं या आइसोलेट हो गए या कटे हुए हैं। अर्थात वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चला रहे हैं लेकिन उन संस्थानों का उच्च शिक्षा से या विश्वविद्यालयी शिक्षा से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है और जिसकी वजह से ये जो संस्थानों में शिक्षक तैयार हो रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से एक सिंगल प्रोग्राम को चला रहे हैं। और अभी हम एनपी 2020 का अगर सजेशन इन्वॉल्व करें तो इस पॉलिसी में ये बात कही गई है कि 2030 से जितने भी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं उनको बंद कर दिया जाएगा या फिर उनको बहुअनुशासनिक जो है शैक्षिक संस्थानों में बदला जाएगा, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी उनको इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा। अर्थात ऐसा संस्थान जहाँ पर आर्ट की भी शिक्षा चल रही हो, ऐसा जहाँ पर साइंस भी हो, जहाँ पर कॉमर्स भी हो, जहाँ पर मैनेजमेंट भी हो, तो हम ऐसे संस्थानों में जो है वो टीचर्स को ट्रेन करेंगे जहाँ पर मल्टी सब्जेक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो कोर्सेज संचालित होंगे। तो जो चौथा सजेशन है इस कमेटी का ये 2000, तो ये जो एनपी 2020 में हमको ये सजेशंस मिल रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि में जो वर्मा कमीशन है उसकी जो है सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। और इस कमेटी ने कहा था कि वर्तमान के जितने भी अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं वो विश्वविद्यालय से या उच्च शिक्षा से कटे हुए हैं, इसलिए अध्यापक शिक्षा उन्हीं संस्थानों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए या आयोजित की जानी चाहिए जो बहुअनुशासनिक स्तर पर संचालित हो रहे हों। अर्थात एकल जो शैक्षिक संस्थान है या एकल अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो चौथा सजेशन जो था वो था सिंगल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो प्योरली केवल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं उनको शट डाउन करने की बात कह रही है ये कमेटी, या उनको कई सारों को एक साथ मर्ज करके करने की बात कर रही है, क्लस्टर्स के फॉर्म में करने की बात कर रही है, ताकि हम उसको हायर एजुकेशन से या यूनिवर्सिटी एजुकेशन से कनेक्ट कर पाएँ ताकि स्टूडेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग मिल सके। पांचवा जो सजेशन इनका निकल कर आ रहा है वो इन्होंने बात कही है
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स के बारे में। जब हम बीएड की बात करते हैं, टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। लैंग्वेज नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाहे वो इंग्लिश मीडियम का टीचर हो या हिंदी मीडियम का टीचर हो, कभी कभी उसके पास टीचिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, उसके पास टीचिंग स्किल्स अच्छी होती है, उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, बट लैंग्वेज जो होती है वो अकॉर्डिंग टू लर्नर नहीं होती है। उसके अंदर जो एक डेप्थ ऑफ लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए, जो प्रोफिशिएंसी अबाउट लैंग्वेज होना चाहिए, जो भाषा के ऊपर उसका अधिकार होना चाहिए, वो नहीं होता। और केवल संप्रेषण कौशल में एक अपरिपक्वता के कारण, संप्रेषण कौशल में अनिपुणता के कारण वो शिक्षक एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, जबकि उसमें एक अच्छे शिक्षक की सारी संभावनाएं जो है वो उपलब्ध हैं, सारे गुण हैं, सारे जो है तत्व हैं। केवल और केवल भाषा या यूं कहिए कि संप्रेषण कौशल के अभाव में वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाया। तो इस कमेटी ने एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक स्टैंड लिया और कहा कि जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैं उनके साथ एक कंपलसरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स चलाया जाए, और जब तक वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स वो टीचर कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसको हम टीचर एजुकेशन की उसकी डिग्री अवार्ड नहीं करेंगे। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है वो कोर्स, वो इंग्लिश में हो सकता है, या अपनी तमाम जो है इंडिया के अंदर तमाम रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं, उनके बारे में भी वो कोर्स हो सकता है। तो एक जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर है वो निकल करके क्या आ रही है, वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स के बारे में आ रही है कि इसको प्रत्येक विद्यार्थी को करना पड़ेगा और वो किसी भी भाषा में होगा, ताकि विद्यार्थी के अंदर जो संप्रेषण कौशल है उसमें किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, या उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वेल डेवलप हो जाए। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन इन्होंने करी है, वो है लेबोरेटरी स्कूल्स के बारे में बात की है, यानी प्रयोगशाला स्कूल के बारे में। एक टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया, laboratory schools for teacher education। यानी अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो प्रयोगशालाई विद्यालय हैं उनको सेटअप किया जाए, उनको स्टार्ट किया जाए, यानी सेटअप या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन। अब ये लेबोरेटरीज स्कूल के बारे में इनका क्या विजन था, यानी ये प्रयोगशालाई जो विद्यालय हैं ये क्या है। चूँकि हम प्रयोगशाला की जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड जो लैब होती हैं उन पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईसीटी लैब की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैंग्वेज लैब की। चूँकि आज जो टीचर है उसको तमाम तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसको निपुण होना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, उसमें उसको कंटेंट डेवलप करना आना चाहिए। और जिस तरीके का प्रेजेंट सिनेरियो है, आप देखें कि वही टीचर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो जितना डिजिटली अपने आप को मॉडर्नाइज की हुई है, जो जितना डिजिटली जो है वो ट्रेंड है। तो ये जो लेबोरेटरीज स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन की बात कही है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है आईसीटी ओरिएंटेड जो एक इन्वायरमेंट होगा, और यहाँ पर टीचर्स को जो हमारे पीपल टीचर्स होते हैं उनको यहाँ पर ला करके उनको तमाम तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तमाम तरह की जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनसे फेमिलियर कराया जाए, और उनको वहाँ पर रख करके उनको इस्तेमाल करना, कंटेंट डेवलप करना, उसके बारे में प्रशिक्षित करने के बारे में था। तो ये क्लस्टर लेवल पर उन्होंने लेबोरेटरीज स्कूल्स की बात की, प्रयोगशाला विद्यालय, जहाँ पर आईसीटी के बारे में, जहाँ पर टीचिंग एड्स के बारे में, जहाँ पर लैंग्वेज लैब्स के बारे में उनको बताया जाता, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं ये थी इनकी जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है उससे संबंधित। अब जो इनके रिकमेंडेशंस का दूसरा एरिया आता है वो है क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। हम जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्री सर्विस के बाद इन्होंने इन सर्विस की भी बात की है कि हम इन सर्विस टीचर एजुकेशन को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाएं। तो दूसरा जो इनका रिकमेंडेशन एरिया है वो है क्वालिटी ऑफ
इन सर्विस टीचर एजुकेशन। और इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मतलब है कि हम यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओरिएंटेशंस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो भारत में एक इन सर्विस टीचर एजुकेशन था जो स्टूडेंट जो एज अ टीचर अपॉइंट हो चुका है, और फिर चूँकि एक डेवलपमेंट प्रोसेस हमेशा होती रही है, और इस कमेटी में एक कोटेशन कोट किया गया है गांधी जी का, और राधाकृष्णन कमीशन का। वो दो कोटेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। राधाकृष्णन कमीशन का इस कमेटी ने एक कोटेशन कोट किया है और लिखा है, ए टीचर सीजेस टू बी ए टीचर व्हेन ही सीजेस ए लर्नर। कोटेशन कहती है, ए टीचर ceases to be a teacher when he seizes a learner। अर्थात एक शिक्षक बनना बंद कर देता है जब वो सीखना बंद कर देता है, या वो अपने आप को एक लर्नर के रूप में जो है वो रखना बंद कर देता है। तो टीचर हमेशा टीचर नहीं होता, टीचर को हमेशा एक लर्नर के रूप में रहना चाहिए, और इसलिए इसने इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की है। तो एक टीचर एज अ लर्नर कब रह सकता है? एक टीचर एज अ लर्नर तभी रह सकता है जब उसको इन सर्विस टीचर एजुकेशन का एक एनवायरनमेंट मिलेगा। और दूसरा, इस कमेटी में एक कोटेशन महात्मा गांधी का है, और वो कोटेशन कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट ए गुड टेक्स्ट बुक फॉर ए प्यूपिल इज द टीचर। तो ये ध्यान रखें कि कभी कभी एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके हैं। चूँकि ये दोनों स्टेटमेंट टीचर से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पर इनको नोट डाउन करें। जो गांधी जी का स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि आई हैव फेल्ट ऑलवेज दैट अ गुड टेक्स्ट बुक फॉर ए प्यूपिल इज अ टीचर। अर्थात जो मैंने ये हमेशा महसूस किया है कि जो एक अक्षय किताब होती है वो एक प्यूपिल टीचर के लिए या एक प्यूपिल के लिए एक सच्चे अध्यापक होती है। एक शिष्य के लिए, एक विद्यार्थी के लिए वही सच्चा अध्यापक है। तो इसलिए यहाँ पर हम टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था कि एक टीचर को हमेशा टीचर नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा एज अ लर्नर रखना चाहिए। तो राधाकृष्णन और गांधी जी के दो कोट को इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंसीडर किया है, और उस कोटेशन के आधार पर इस कमेटी ने इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं। अब वो बातें सबसे पहली क्या है? जिस तरीके से प्री सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और प्री सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? हमारे जो बीएड कॉलेजेस हैं, हमारे जो एमएड कॉलेजेस हैं, हमारे जो बीटीसी कॉलेजेस हैं, डीएलएड्स कॉलेजेस हैं, यही हमारे क्या हैं? प्री सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरीके से इन सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस भी हैं इंडिया के अंदर। तो पहली जो रिकमेंडेशन इसने कही है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसने कहा कि भारत के अंदर जितने भी इन सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथ किया जाए या उनको मजबूत बनाया जाए, उनको पावरफुल बनाया जाए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो इन सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं क्या? तो यहाँ पर हम पहला जो उनका रिकमेंडेशंस यहाँ पर निकल करके आता है, उन्होंने कहा कि जो इन सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, शुड बी स्ट्रेंथेड, यानी उनको मजबूत किया जाना चाहिए। अब बात यहाँ पर है कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? सच एज यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन, IASEs इनको कहा जाता है। दूसरा जो है यहाँ पर वो है CT कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशंस, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, इनको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ
एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइट, इसके अलावा अगर बात करें तो BRCs एंड URCs एंड CRCs। डाइट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसकी चर्चा हम लोगों ने NP जो कोठारी कमीशन है या 80-60 पॉलिसी हमने डिस्कस की, उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर BRC को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और कहीं कहीं पर इसको कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। URC का मतलब है अर्बन रिसोर्स सेंटर, इसको कह सकते हैं। एंड सबसे लोवेस्ट लेवल पर है, इसको हम कहते हैं क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो ये हमारे क्या है एक्चुअल में, ये इंडिया के अंदर के इन सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्थात यहाँ पर जो सेवारत अध्यापक है उनको भी शिक्षा दी जाती है। जैसे इसमें से जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन है या कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन है, डाइट है, यहाँ पर प्री सर्विस एजुकेशन के भी प्रोग्राम चलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे BRC, URC एंड CRC है यहाँ पर प्री सर्विस। तो यहाँ पर ये जो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर दोनों तरह के प्रोग्राम चलते हैं। यहाँ पर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी चलते हैं, यहाँ पर इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी चलते हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्योरली जो है वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे CRC के बारे में कहा जाए तो ये एक्चुअल में 100 से 150 टीचर्स का समूह होता है। यहाँ पर 10-12 जब हम CRCs को मिला देते हैं तो BRC बन जाते हैं, और जब 8 से 10 BRCs मिला देते हैं तो उसको URC का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर तमाम तरह के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। जो वर्किंग टीचर्स होते हैं उनको यहाँ पर जा कर के तमाम कोर्सेज करने पड़ते हैं, तमाम तरीके की जो इनके ट्रेनिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। डाइट भी जैसे यहाँ पर अगर हम CTE की बात करें तो कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो है उसकी स्थापना जो की गई वो ये जो कॉलेज खोले गए टीचर एजुकेशन के वो NP 1986 की सिफारिश पर खोले गए। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन है, इनको ये जब खोले गए ये कोठारी कमीशन की सिफारिश पर खोले गए भारत में। डाइट हम सभी जानते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई डाइट की वो भी NP 1986 की सिफारिश पर है, इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो BRC, CRC, URC है, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 के अंतर्गत हुआ है। तो जो 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, स्टार्ट हुआ भारत में, उसके अंतर्गत ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वहाँ पर खोले गए। तो ये इंस्टीट्यूशंस कब ओपन हुए इसके बारे में थोड़ी चर्चा। तो जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में इस कमेटी ने सुझाया, वो कहा कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनको जो है अधिक मजबूत किया जाए, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियली इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनको ज़्यादा राइट दिया जाए, इनको ऑटोमेसी दी जाए। तो इनको कहीं ना कहीं तरीके से, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, तो हर लेवल पर इनको मजबूत करने की वकालत की वर्मा कमीशन ने, और इसके आधार पर इसमें तमाम चीज़ें जो है वो संशोधित भी हुई। तो जो सेवारत अध्यापक शिक्षा के बारे में उनका जो पहला सुझाव था वो ये है कि जितने भी सेवारत अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं उनको शक्तिशाली बनाया जाए, एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव में, फाइनेंशियली प्रोस्पेक्टिव में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्टिव में। और जो ये संस्थाएं हैं, जैसे अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए कि CRC क्या है, तो CRC का संबंध किससे, तो CRC इज ओनली रिलेटेड टू इन सर्विस टीचर एजुकेशन, नॉट अ प्री। यहाँ पर कभी स्टूडेंट नहीं टीचिंग जो है लर्निंग करेगा, यहाँ पर टीचर्स ही जा करके सीखते हैं। या BRC जो होती है, BRC क्या है, एक तरीके से प्योर टीचर जो है इन सर्विस टीचर इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर केवल जो जॉब में लोग हैं वही जा करके यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन डाइट पर जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर डाइट में BTC भी होता है, डाइट में स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और डाइट में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। जो CTE होती है, कॉलेजेस ऑफ टीचर, जैसे
इसके बारे में जैसे CTE के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कब खोले गए और ये किस लेवल के प्रोग्राम चलाते हैं। तो यहाँ पर BEd MAd भी चलता है और यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। और दूसरा यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि ये किसकी सिफारिश पर खोले गए और कब खोले गए। तो ये खोले गए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। और जो पहला कॉलेज खोला गया या जो पहला कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, यहाँ पर ध्यान रखें, इससे संबंधित भी प्रश्न था उत्तराखंड जो है हायर एजुकेशन में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारत में पहला कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन था वो कहाँ पर, किस स्टेट में खोला गया। तो वो स्टेट है तमिलनाडु और 1988, और यूनिवर्सिटी है भारती दास। तो पहला जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है वो 1988 में, यानी ये जो पहला हमारा CTE है ये 1988 में खोला गया भारती दास यूनिवर्सिटी में। और ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की भारती दास विश्वविद्यालय में 1988 में जो पहला कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है वो खोला गया। तो सिफारिश भले ही 1986 में हो गई थी, लेकिन ये खोला गया 1988 में। तो यहाँ पर एक वन लाइनर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इसके अलावा जो उनके 2 और कार्य क्षेत्र थे अनुसंधान के, वो थे टीचर ऑडिट के बारे में और टीचर NCT को ज़्यादा जो उसकी फंक्शनिंग है उसको स्ट्रेंथ करने के या उसको रिफॉर्म करने के रेफरेंस में। तो जो उनका तीसरा रिकमेंडेशन एरिया है वो है टीचर परफॉर्मेंस एंड ऑडिट, यानी टीचर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए यहाँ पर, टीचर की निष्पादनशीलता को, क्योंकि तमाम जो जॉब सेक्टर है, तमाम ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित है या लोगों का मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, लेकिन टीचर्स इवैल्यूएशन की बात नहीं होती। यहाँ पर चूंकि इंडिया में टीचर इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है, एक बार टीचर अपॉइंट हो जाता है, फिर वो क्लास में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे उससे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, इस पर प्रश्न करने वाली कोई व्यवस्था या कोई तंत्र विकसित नहीं है, यानी एक जवाबदेही नहीं है यहाँ पर। तो इस कमेटी ने कहा कि हमें टीचर ऑडिट या टीचर इवैल्यूएशन का जो हमारा सिस्टम है उसको ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहिए और ज़्यादा उसको पावरफुल बनाना चाहिए, और जो टीचर का जो प्रमोशन है या जो टीचर का ट्रांसफ़र है उसकी परफॉर्मेंस मेरिट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनका सुझाव आया वो आया कि इन्होंने कहा कि जैसे अगर हम टीचर इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो टीचर इवैल्यूएशन के 3 मोड डेवलप है। एक है टीचर इवैल्यूएशन बाय द टीचर, यानी जिसको हम पीयर इवैल्यूएशन कहते हैं। दूसरा जो है टीचर इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट, अर्थात विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन, एंड टीचर इवैल्यूएशन बाय हाई क्वालिटी अथॉरिटी या हाई लेवल अथॉरिटी, अर्थात किसी एक उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा या संस्था के द्वारा उसका इंस्पेक्शन या उसका मूल्यांकन। अब हम तीनों इन तरीकों से अगर शिक्षक का मूल्यांकन करें, चाहे हम विद्यार्थी द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन करवाएं या हम साथी शिक्षक के द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन करवाएं या किसी उच्च आधिकारिक समूह द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन कराएं, हर व्यवस्था का अपना एक ड्रॉबैक है। अगर हम पीयर इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहाँ पर टीचर जो है अगर उसके टीचर्स के साथ लाइकनेस है तो वो अनबायस्ड होकर के उसको अच्छी ग्रेडिंग दे जाएगा। अगर दूसरा टीचर उससे जो है वो डिसलाइक करता है तो वो नेगेटिव ग्रेडिंग करके चला जाएगा। इसी तरीके का स्टूडेंट भी है, सबसे अच्छा तरीका स्टूडेंट का है, लेकिन स्टूडेंट इवैल्यूएशन में भी तमाम तरह की कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि स्टूडेंट उतना इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं होता ताकि वो टीचर जैसी हाई पर्सनालिटी को या हाई लेवल के व्यक्ति को बहुत क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्टिव में इवैल्यूएट कर सके। वो टीचर के बारे में केवल इतना तो बता सकता है, हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं और ये इनका समझ में आता है, इनका नहीं। लेकिन जब हम टीचर एक साइंटिफिकली टीचर को इवैल्यूएट करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट भी उस जो है वो उतना अपने आप को योग्य नहीं प्राप्त जो महसूस कर पाता और ना ही वो वास्तविक अवस्था में ऐसा होता है। तो वर्मा कमीशन ने कहा कि हमें एक डेटाबेस सिस्टम बनाना चाहिए टीचर इवैल्यूएशन का। जैसे आप में से कई सारे लोगों ने दीक्षा का नाम सुना होगा, और दीक्षा क्या है, भारत में जो एक ई कंटेंट पोर्टल है फॉर द टीचर्स,
अर्थात अब टीचर से एक ई कंटेंट डेवलप करवाया जा रहा है और उसको NCERT का एक पोर्टल है दीक्षा, और वहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक डेटाबेस जो है कंटेंट रखना चाहिए, और वहाँ पर जो टीचर काम कर रहा है या जो टीचर प्रोग्रेस कर रहा है वहाँ पर वो अपना डेटा रखेगा और वो ओपन एक्सेस होगा। तो इन्होंने जो दीक्षा है वो कहीं ना कहीं जो वर्मा कमीशन की सिफारिश पर आया आगे चल करके। तो इन्होंने जो टीचर इवैल्यूएशन का एक सिस्टम बनाया उसमें उन्होंने कहा कि हमें टीचर इवैल्यूएशन या टीचर ऑडिट का क्या एक सिस्टम बनाना चाहिए, डेटाबेस सिस्टम बनाना चाहिए, यानी डेटाबेस ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी। सिस्टम ऑफ टीचर अप्राइजल। तो टीचर अप्राइजल का इन्होंने क्या कहा कि हमें डेटाबेस ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी सिस्टम बनाना चाहिए। अर्थात पहली चीज़ तो डेटाबेस का मतलब है कि जो टीचर जो काम कर रहा है हम उसका एक ऑनलाइन जो है वो डेटा बना करके रखेंगे पूरी की पूरी उसके सर्विस पीरियड का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ओपन एक्सेस होगा, उसके डेटा को कोई भी जाकर के विजिट कर सकता है। ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें किसी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जो ट्रू होगा वही वहाँ पर रखा जाएगा। और पार्टिसिपेटरी, जहाँ पर एक दूसरे के साथ लोग सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, टीम में कोई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर अप्राइजल का है, जिसको हम परफॉर्मेंस अप्राइजल भी कह सकते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्राइजल अगर हम हायर लेवल पर बात करें तो जो जैसे API स्कोर है, तो लोग करते क्या है, तमाम तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं और फिर उसके आधार पर अपना API स्कोर बढ़ा लेते हैं। यहीं पर जैसे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि अगर आपने 2005 में या आपने 2019 में कोई कोर्स किया या कोई सेमिनार किया, तो आप तुरंत उसको अपने दीक्षा पर अपलोड करेंगे, तो धीरे धीरे जो ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता जाएगा, और आप जो बैक में डेटा ले लेते हैं या जो वहाँ पर लोग चीटिंग कर लेते हैं वो बंद हो जाएगी। और उसके आधार पर टेंचर का इवैल्यूएशन, यानी एक उसकी एक नेशनल लेवल पर रेटिंग होगी, एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का मूल्यांकन होगा, और वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो हम एक इवैल्यूएशन सिस्टम रखेंगे। और उस दीक्षा जो आजकल इस पूरे सिस्टम को आप जो ये कमेटी जो सुझा रही है, इसमें यहाँ पर जो भाव रखे थे उस भाव को आज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विजिट करेंगे, ये वेब पोर्टल है, और वहाँ के थ्रू जो है वो टीचर्स का इवैल्यूएशन होगा। तो कहने का तात्पर्य इनका जो इस एरिया पर रिकमेंडेशंस है वो आप सीधे सीधे यहाँ पर दीक्षा से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक चौथा जो उनका सुझाव था वो था NCT के फंक्शनिंग को मजबूत कराने के संदर्भ में। तो लास्ट चर्चा उसकी कर लेते हैं। तो चौथा जो स्तंभ, चूंकि पूरी की पूरी टीचर एजुकेशन का, चाहे वो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन हो चाहे इन सर्विस टीचर एजुकेशन हो, उसमें जो मेजर रोल है वो है NCT का, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का, और इसने NCT को रिफॉर्म करने की बात की है। NCT के रिफॉर्मेशन में इन्होंने कहा कि NCT को क्या किया, NCT को सेंट्रलाइज ना करके इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। और हालांकि NCT डिसेंट्रलाइज है और उसके 4 रीजनल सेंटर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ज़्यादा उनको ऑटोमेसी देने की बात की, यानी जो रीजनल सेंटर हैं उन पर सेंट्रल का या जो हेड ऑफिस नई दिल्ली है उसका इंटरफियर कम से कम हो। दूसरा चीज़, यहाँ पर NCT के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो तो खुल गए, लेकिन उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, या उनके बीच कोई एक कॉमन जो है वर्क सिस्टम नहीं था, या यूँ कह लीजिए उनके बीच एक कॉमन कोई डेटाबेस नहीं था। तो इस कमेटी ने कहा कि NCT और इसके जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो एक नेशनल लेवल का नेटवर्क डेवलप करें, टीचर्स एजुकेशन नेटवर्क बनाए, और उस टीचर एजुकेशन नेटवर्क में जितने वो 4 रीजनल सेंटर हैं और जो हेड ऑफिस है उन 5 का जो डेटाबेस होगा वो सेंट्रलाइज होगा, और कहीं पर जो कोई टीचर अगर वहाँ पर रिक्रूट हो रहा है या कोई टीचर अपॉइंट हो रहा है तो वो किसी दूसरे रीजनल सेंटर में जा कर के जो है एक चीटिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट ना ले सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर कि एक टीचर कई जगह पर एज अ टीचर अपॉइंट हो जाता है, या कई जगह जो है वो जा कर के अपना अनुमोदन करवा लेता है,
तो यहाँ पर उसको एक नेशनल टीचर नेटवर्क जो है उन्होंने इस्टेब्लिश करने की बात की। एनसीटी को इस बात के लिए ताकीद किया कि आप इस तरीके का एक नेटवर्क बनाए, एक कॉमन डेटाबेस प्रोग्राम बनाए, एक डेटाबेस नेटवर्क बनाए जिसमें से सभी क्षेत्रीय कार्यालय और जो मुख्य कार्यालय है उसके आंकड़े क्या हों एक दूसरे से, जैसे बैंकिंग में होता है सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन की किसी भी सारे ब्रांचेस में आपका डेटा उपलब्ध रहता है, आप कहीं भी आप कस्टमर हो, उसी तरीके से आप किसी भी रीजनल सेंटर में एज अ टीचर रजिस्टर्ड हो या आपका एनरोलमेंट हो, लेकिन आपका डेटा दूसरे रीजनल सेंटर्स में भी शो करेगा। इस तरीके का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने का इन्होंने सुझाव दिया। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया इंस्टीट्यूशंस इंस्पेक्शन के बारे में। अगर हम बात करें तो भारत में जो इंस्टीट्यूशन इंस्पेक्शन है उसके लिए दो संस्थाएं फेमस हैं। एक तो नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो एकेडमिक्स का करती है, और जो दूसरा है एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। तो ये दो संस्थाएं ही भारत में इंस्पेक्शन को लेकर के फेमस हैं। एक तो हमारी है नैक और दूसरी है एनबीए। जो नैक है वो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज का करती है, जो हमारे स्कूल एकेडमिक्स है, और ये जो है हमारी वो टेक्निकल एजुकेशन को करती है। अर्थात जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, एमसीए के कॉलेज होते हैं, आर्किटेक्चर के कॉलेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं, तो जितनी भी हमारी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका इंस्पेक्शन नैक नहीं करती है। उनका जो इंस्पेक्शन करती है, जो ग्रेडिंग करती है, वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन एनबीए करता है। लेकिन जो एकेडमिक्स हैं, जो यूजी पीजी डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, उसको नैक करती है। वर्मा कमेटी ने कहा कि जितने भी टीईआईज हैं, टीईआईज का मतलब इसने कहा कि जितने भी टीईआईज हैं यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि अभी तक जो टीईआईज होते थे उनका इंस्पेक्शन नैक करती थी, इसने कहा कि नहीं, अब ये व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। अब एनसीटी को खुद की एक एजेंसी बनानी चाहिए और एनसीटी को खुद अपने टीआईज का इंस्पेक्शन या जो है उनकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। तो उसने कहा कि नैक से ये काम ले लिया जाए, नैक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं देंगे हम अपने जितनी भी टीईआईज हैं हम उनका स्वयं जो है इंस्पेक्शन करेंगे। और आप देखिए कि 2015 से एनसीटी ने एक प्रॉपर सेटअप डेवलप कर लिया है, और अब एनसीटी जो है वो जितने भी भारत के अंदर टीचर इंस्टीट्यूट्स हैं या टीईआईज हैं उनसे वो डेटा ले रही है, और टेक आर करके इनका जो प्रोग्राम चल रहा है ग्रेडिंग का या इंस्पेक्शन का, वो उसका जो टाइटल है वो है टेक आर। ये टेक आर नामक इनका प्रोग्राम है, और उसमें ये जितनी भी टीआईज हैं वो उसको का इंस्पेक्शन करेंगी और उसके आधार पर ये ए बी सी और डी ग्रेड देंगी, और जितने भी डी ग्रेड टीईआईज होंगे उनको ये शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, और जो ए ग्रेड होगी उनको उसी के हिसाब से ग्रांट देंगे, बी को उसी हिसाब से, सी को। तो तमाम तरह की जो है वो 4 ग्रेडिंग करेंगे, 4 पिलर हैं इनके इंस्पेक्शन के, वो पूरा का पूरा इनका अपना एक मैकेनिज्म है, वो किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सजेशंस था उन्होंने कहा कि एनसीटी को क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन का एक न्यू फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए, डेवलप अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर टीईआईज इंस्पेक्शन। और जब इसका जो फॉलोअप था वो ये है, क्योंकि इसने रिकमेंडेशंस किया कि एनसीटी को एक नया फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए टीआईज के इंस्पेक्शन के लिए, तो फिर इसने एनसीटी ने टेक आर नामक एक फंक्शन डेवलप किया, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से ये जो है प्रोग्राम चल रहा है, और अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम कॉन्टिन्यूअस जारी है, और ये टेक आर के माध्यम से जो है वो संस्थाओं की गुणवत्ता देखी जा रही है, वहाँ से डेटा लिया जा रहा है, और बहुत जल्द हमको इनकी रिपोर्ट मिलेगी जिसमें से पता ये चलेगा कि हमारे भारत के अंदर ए ग्रेड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन हैं, बी ग्रेड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने वर्मा कमीशन या जेएस वर्मा समिति के बारे में डिस्कशन किया, और जो कमेटी ने टीचर एजुकेशन के विभिन्न आयामों पर जो सुझाव दिए, जो प्रतिक्रियाएं दी, जो सजेशंस दिए, उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको रखें, हम उसको अगली क्लास में कंसिडर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।